शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे माता पिता हो, समाज हो, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान और गणित ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो इसलिए भी वो हो गया है कि हम भाषा को बहुत उपयोगितावादी चीज़ देखते हैं। इसीलिए अगर हमें लगता है कि अगर हाँ कुछ सीखने लायक है तो अंग्रेज़ी सीखने लायक, या जिस किस्म के सवाल टीचर्स को नागवार गुजरते हैं कि ये बड़ों की इससे इस तरह का धौंस जमाना, इस पर मैंने बच्चे को कहा कि वाक्य बनाओ, उसमें प्रश्न दिया हुआ था तो उसने ये बना दिया कि प्रिंसिपल हम पर धौंस जमाती है। अब देखिए क्या प्रिंसिपल की इज्जत कर रहा है बच्चा। तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। कि हमारी शिक्षा को देखा जाए तो एस्थेटिक्स से, सौंदर्य बोध से अच्छा खासा परहेज़ है। हम कक्षा को, स्कूली शिक्षा को, औपचारिक शिक्षा को इतनी धीर गंभीर चीज़ बना देते हैं कि हमें लगता है कि वहाँ एस्थेटिक्स की, वहाँ कुछ हल्के उसकी जो है वो भाषा के साथ खेल करने की उसकी कोई जगह ही नहीं है। और उस खूबसूरती से भाषा की खूबसूरती से रूबरू कराने के बजाय हम उसको व्याकरण में उलझा देते हैं। बच्चा जो घर में बेखौफ अपने को अभिव्यक्त करता था, खूब सवाल पूछता था, स्कूल में आके वो बेखौफ अपने को अभिव्यक्त करना और सवाल पूछना, उसकी आदत उसकी छूटने लगती है। और स्कूल में जो अक्सर कक्षाओं में अक्सर जो छाई रहती है चुप्पी की संस्कृति, उस चुप्पी की संस्कृति में बहुत जल्दी से वो जीना सीख लेता है और धीरे धीरे उसके सवाल जो हैं वो सूखने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। और यही बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा तो कोरी स्लेट है या गीली मिट्टी है, हम शिक्षक जो हैं वो कुम्हार हैं और उसको जो है अपने मन चाहे ढंग से गढ़ेंगे, या उस कोरी स्लेट पे इबारत लिखना हमारा काम है। बच्चे का काम है सिर्फ देख के उसको दोहराना, वो सब करना। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी रहती है। बच्चे भाषा बखूबी जानते हैं और ये चॉम्स्की ने मेरे ख्याल से 6 दशक पहले हमें ये अच्छी तरह बता दिया था कि स्कूल में कदम रखने से पहले बच्चा अपने परिवेश की भाषा को खुद ब खुद सीख जाता है। और ये हम सब ने देखा है, अपने आसपास अनुभव किया है। हम बच्चे को भाषा सिखाने नहीं चाहते हैं, बच्चा अपने आप से सीख जाता है। बच्चों का जो भाषा जगत है वो बहुत तार्किक होता है और सृजनात्मक होता है। बच्चे जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं बहुत दिलचस्प तरीके से करते हैं, उसमें नयापन होता है, भाषा के साथ खेल होता है। और वो भाषा के साथ जो खेल होता है वो व्याकरण के लिहाज से भी बहुत तर्क संगत होता है। यहाँ तक कि जो बच्चों की जो तथाकथित जिसे हम त्रुटियाँ कहते हैं या एरर्स कहते हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई भाषाई आधार होता है, व्याकरणिक आधार होता है। तो एक तो ये बात रही कि बच्चे भाषा बखूबी जानते हैं। और ये चॉम्स्की ने मेरे ख्याल से 6 दशक पहले हमें ये अच्छी तरह बता दिया था कि स्कूल में कदम रखने से पहले बच्चा अपने परिवेश की भाषा को खुद ब खुद सीख जाता है। और ये हम सब ने देखा है, अपने आसपास अनुभव किया है। हम बच्चे को भाषा सिखाने नहीं चाहते हैं, बच्चा अपने आप से सीख जाता है। और अगर हम ये सोचें कि बच्चा हम बड़ों को सुन के, उनको अनुकरण करके, उनकी नकल करके सीख रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। बच्चा जो भाषा सीखता है वो वास्तव में भाषा के नियमों को आत्मसात करता है। तो उसकी जो भाषा है वो बाकायदा नियम संगत होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अभिव्यक्त कर पा रहा है, इसका तो वो भाषा के नियम जानता है। बिना भाषा के नियमों को, व्याकरण के नियमों को जाने वो ये कर ही नहीं सकता है। तो ये बहुत मानी हुई बात है, बहुत ही स्थापित बात है कि हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके व्याकरण से वाकिफ़ हैं। और अब आते हैं हम इस पर कि स्कूल में क्या होता है। बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा तो कोरी स्लेट है या गीली मिट्टी है, हम शिक्षक जो हैं वो कुम्हार हैं और उसको जो है अपने मन चाहे ढंग से गढ़ेंगे, या उस कोरी स्लेट पे इबारत लिखना हमारा काम है। बच्चे का काम है सिर्फ देख के उसको दोहराना, वो सब करना। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी रहती है। स्कूल में आने से पहले बच्चे जो भाषा के साथ खेल कर रहे होते हैं वो हमें बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब मेरा भांजा छोटा था तो बोलता था, मैंने मच्छर मरा दिया, तुमने मेरा खिलौना टुटा दिया। बहुत मज़ेदार लगता था। कई लोगों ने हमें टोका भी, मुझे भी, मेरे पिता को भी, कि आप इसको ठीक से बोलना सिखाइए। हमने कहा नहीं, वो अपने आप सीख जाएगा। और वो खुद ब खुद अपने आप सीख गया।
मराना छोड़ के मारना बोलना शुरू कर दिया, टुटाना छोड़ के तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये मराना और टुटाना जो उसने बोला एक 3 साल के बच्चे ने, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे व्याकरण के नियम काम कर रहे हैं। एक उसने देखा कि कई शब्द थे, उसकी तर्ज पर उसने ये एक नया शब्द कर लिया। तो इस तरह की चीज़ हम अधिकांश वयस्क लोगों को स्कूल में उसके आने से पहले बहुत मज़ेदार लगती है, पर जैसे ही वो स्कूल में कदम रखता है हम उसकी इस सृजनशीलता, उसके अनूठे प्रयोग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और वहाँ से सिर्फ फिर अनुशासन, जैसा कि मनीषा जी कह रही थी या सुदीप्ति कह रही थी, अनुशासन की कवायद शुरू हो जाती है। और उस अनुशासन की कवायद में क्या होता है कि बच्चा जो घर में बेखौफ अपने को अभिव्यक्त करता था, खूब सवाल पूछता था, स्कूल में आके वो बेखौफ अपने को अभिव्यक्त करना और सवाल पूछना, उसकी आदत उसकी छूटने लगती है। और स्कूल में जो अक्सर कक्षाओं में अक्सर जो छाई रहती है चुप्पी की संस्कृति, उस चुप्पी की संस्कृति में बहुत जल्दी से वो जीना सीख लेता है और धीरे धीरे उसके सवाल जो हैं वो सूखने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। और यही वजह है कि बड़े होने पे भी हमें से मुझे लगता है 90% लोग किसी बड़े फोरम में सवाल पूछने से घबराते हैं कि कहीं हमारा सवाल गलत तो नहीं है। अब अगर बच्चे को हमने सवाल पूछने से रोका है कि नहीं तुम्हारा सवाल बेमानी है, इसका हम जो पढ़ रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, तो हम बच्चे को सोचने से रोक रहे हैं, हम बच्चे को अपने को अभिव्यक्त करने से रोक रहे हैं। जिस तरह के हम निबंध भी बच्चों को स्कूल में लिखने को देते हैं, मेरा घर मेरा बगीचा, भले वो कहीं किसी बस्ती में रहता हो, तो वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से उसके ऊपर अंकुश लगाती हैं और एक ख़ास किस्म की तत्सम भाषा हिंदी के संदर्भ में अगर हम करें तो उसकी हम उम्मीद करने लगते हैं। और बहुत छोटी क्लास से ही, 5वीं क्लास से ही हम उस तरह की चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। यहाँ पर मैं शिक्षा पर फोकस करते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी शिक्षा को देखा जाए तो एस्थेटिक्स से, सौंदर्य बोध से अच्छा खासा परहेज़ है। हम कक्षा को, स्कूली शिक्षा को, औपचारिक शिक्षा को इतनी धीर गंभीर चीज़ बना देते हैं कि हमें लगता है कि वहाँ एस्थेटिक्स की, वहाँ कुछ हल्के उसकी जो है वो भाषा के साथ खेल करने की उसकी कोई जगह ही नहीं है। और उस खूबसूरती से भाषा की खूबसूरती से रूबरू कराने की बजाय हम उसको व्याकरण में उलझा देते हैं, हम उसको व्याकरण रटवाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कक्षा की भाषा देखी जाए तो उसमें क्या है, या तो यह है कि कविताओं के नाम पर कविताओं की समझ कैसी बनाई जाती है, सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए और बात ख़त्म, रटा रटाया बच्चा जाके लिखाया और वहाँ से ख़त्म हो गया। कविता को सराहना है, कविता की भाषा को सराहना है, वो कभी हम सेंस दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए पाठ्य पुस्तक वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। अब अगर हमें नागार्जुन की कविता को, नागार्जुन को समझना है या सुभद्रा कुमारी चौहान को समझना है, तो जब तक कि 4 और उनकी कविताएं हम नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे उनको सराह पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो उस तरह की चीज़ जो है वो बिल्कुल ही गायब रहती है हमारे सिस्टम से। और व्याकरण को जिस तरह से डील किया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर भाषा की कक्षा से दूर ले जाता है तो ये व्याकरण का बोझिल बना ले जाता है। जैसा कि अभी मैंने बात की भी थी, बच्चे व्याकरण जानते हैं, बल्कि बच्चे खुद से सीखते हैं। बचपन में घर में खुद से सीखे थे, घर में दुनिया की समझ खुद से बनाई थी उन्होंने, बौद्धिक विकास जो है उनका जो भी बौद्धिक स्तर है उसके हिसाब से उन्होंने समझ बनाई थी। तो स्कूल में भी वही जारी रहता है, सिर्फ उनको एक वो माहौल देने की ज़रूरत है और हम उनको सिर्फ मदद कर सकते हैं शिक्षक के नाते सीखने में। सीखते बच्चे खुद हैं, हम सिर्फ उनको एक मदद दे सकते हैं, उतना ही भर है, उससे ज़्यादा हमारा कोई महत्व नहीं है। और तो बहुत ज़रूरी है ऐसे में कि विविध किस्म के साहित्य को उनके सामने रखा जाए। आप जो अभी बात कर रहे थे कि क्या बच्चों के साहित्य की भाषा क्या हो, मुझे लगता है कि उसमें हम कोई एक प्रारूप में उसको नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि भाषाओं में भी अगर हिंदी को भी लें, हर घर में हिंदी का अपना अलग स्वरूप है, हिंदी की बहुत सारी छवियाँ हैं, बहुत सारी शैलियाँ हैं, प्रांतीयता के हिसाब से विविधताएं हैं, तो वो विविधताएं रहेंगी। और मुझे लगता है कि बच्चा
उन सबको समेटते हुए उसकी भाषा लगातार बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको कितना विविध किस्म का एक्सपोजर भाषा का दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस पर फिर अपने आप जितना हम ज़्यादा एक्सपोजर देंगे उतना ही उसकी भाषा जो है वो समृद्ध होगी तरह तरह से, और वो कई किस्म की शैलियों को समझना, सराहना वो सीख जाएगा, वो उसकी भाषा जगत का हिस्सा हो जाएगा। तो वो जो है हमारे स्कूलों में उसकी भी काफ़ी कमी रहती है कि हम अतिरिक्त कुछ साहित्य पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं देते हैं। और उसमें तो मुझे ये भी लगता है कि कई बार सच में हमें नहीं मालूम होता है, पाठ्य पुस्तकें अलग अलग समय पे बनाने का अनुभव रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि क्या कविता बच्चों के लिए, क्या कहानी बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, कितना वो पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे। पर इतनी बात तो तय है, कई कार्यशालाओं के दौरान ये मैंने महसूस किया कि जो टेक्स्ट या जिस किस्म के सवाल टीचर्स को नागवार गुजरते हैं कि ये बड़ों की इससे इस तरह का धौंस जमाना, इस पर मैंने बच्चे को कहा कि वाक्य बनाओ, उसमें प्रश्न दिया हुआ था तो उसने ये बना दिया कि प्रिंसिपल हम पर धौंस जमाती है। अब देखिए क्या प्रिंसिपल की इज्जत कर रहा है बच्चा, तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी किस्म से हरिशंकर परसाई की बहुत अच्छी रचना है शरद जोशी की, तुम कब जाओगे अतिथि, वो बहुत मज़ेदार है। तो उस पर एक शिक्षिका की आपत्ति थी कि ऐसे तो बच्चे जो है अतिथि देवो हम भव हमारे यहाँ होता है, बच्चे उसका मेहमान की इज्जत करना सीखेंगे ही नहीं, इसका उल्टा असर होगा। तो मैंने ये देखा कि जो पाठ बच्चों को बहुत मज़ेदार लगते हैं या जिस तरह के सवाल मज़ेदार लगते हैं, जिसमें बच्चे अपने मन से सोच के कुछ लिखते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में उस तरह की चीज़ें जो है वो नागवार गुजरती हैं। या अगर उर्दू मिश्रित है किसी पाठ्य पुस्तक की भाषा, तो उसमें भी काफ़ी लगता है कि ये उर्दू है या हिंदी है। या अगर मान लीजिए कि कोई सामाजिक ज्ञान की EVS की कोई किताब है, उसमें अगर कहानियाँ कविताएं हैं, तो ये उसमें आपत्ति आती है कि ये भाषा की किताब है या ये EVS की किताब है। तो उस किस्म की मुझे लगता है कि उस सब से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं शिक्षक को भी पूरी तरह दोष नहीं दूंगी। मैं एक तो ये है कि मुझे मालूम है, मैं खुद भी शिक्षिका रही हूँ, भले ही कॉलेज में रही हूँ, शिक्षक के ऊपर कितना दबाव रहता है। दूसरा ये है कि टीचर एजुकेशन के जो कार्यक्रम हैं उनके ज़रिए हम उनके सामने उनकी क्या समझ बनाते हैं। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि हम बच्चों को समझें, बच्चे क्या हैं, बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं। हम इसको समझेंगे तो उसी हिसाब से हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी उसी हिसाब से रहेगा। तो हमारी पेडागॉजी जो है वो इससे निर्धारित होगी हमारी बच्चों के बारे में, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के बारे में क्या समझ है। उसके अलावा मैं एस्थेटिक्स की बात कर रही थी, फिर मैं और जगह भटक गई थोड़ा। तो मैं बात कर रही थी कि हमें बच्चों को तरह तरह की भाषा के विविध रूपों से रूबरू कराने की ज़रूरत है, और उस पर एस्थेटिक्स जो है वो गायब रहता है। तो मुझे लगता है कि भाषा के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, और कला और संगीत तो खैर हम उसको एक्स्ट्रा करिकुलर माने बैठे रहते हैं स्कूली शिक्षा में, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे भी मैंने प्रयोग देखे हैं कि जिसमें कला को और संगीत को टेक्स्ट के साथ जोड़ा गया, तो उसमें बच्चा ज़्यादा रुचि लेता है। अब जैसे एक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है, ऐसे सूरज आता है, किरणों का दरवाज़ा खोल, बहुत ऐसे तो बंदी वाली उस तरह की कविता है, लेकिन उसे संगीतबद्ध आप ही के स्कूल में संगीतबद्ध करके बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता था। मुझे खुद अभी तक उसकी धुन अच्छी तरह याद है। तो संगीत और कला इन सबको भी भाषा के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में एक रुचि पैदा हो, भाषा के प्रति लगाव पैदा हो। क्या हम रूबरू करा रहे हैं भाषा के विविध रूपों से? क्या उनको हम पढ़ने को काफ़ी कुछ दे रहे हैं या नहीं? तो भाषा जो बच्चे की बनती है या किसी की भी, बड़े की भी बनती है, हम खुद अपनी भाषा को अगर देखें तो मैं खुद अपनी भाषा पे अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो ये समझिए कि पिछले 40 सालों में मेरी भी भाषा में बदलाव आया है। मेरी भाषा में से बहुत सारे शब्द अब थोड़ा गायब हो गए हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे।
भोजपुरी के भी काफ़ी शब्द इस्तेमाल होते थे जो अब मुझे या उर्दू के भी शब्द जो है वो उतने नहीं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही अगर बच्चों को तरह तरह की भाषाओं का एक उनको जायज़ा दिया जाए भाषा के रूपों का, तो वो धीरे धीरे उसको वो आत्मसात करेंगे। मतलब वो उनका भी ये होगा कि वो शायद वो जो व्हाट्सएप मैसेज वाली भाषा है उसको भी समझ पाएंगे, पर दूसरी भाषा को भी वो एक सराह पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात कर दूँ कि इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारे आसपास के परिवेश की भाषा क्या है। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम शिक्षा की से ही अगर जोड़ें तो शिक्षा में भाषा जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उसका सबसे ज़्यादा वो बहुत ही दिक्कत वाला होता है कि बहुत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट चीज़ होके रह गई, उपयोगितावादी होके रह गई ये भाषा। और यही वजह है कि हमारी नस्लों में चाहे वो स्कूली शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे माता पिता हो, समाज हो, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान और गणित ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो इसलिए भी वो हो गया है कि हम भाषा को बहुत उपयोगितावादी चीज़ देखते हैं। इसीलिए अगर हमें लगता है कि अगर हाँ कुछ सीखने लायक है तो अंग्रेज़ी सीखने लायक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि यहाँ की सच्चाई है। पर मैं आपकी उस बात से भी असहमत नहीं हूँ कि धीरे धीरे यहाँ के बाहर निकल जाएं हम, दूसरे कस्बों में और जगह भी निकल जाएं तो वहाँ भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो मुझे लगता है शुरू से ही अगर उस तरह का उनको एक्सपोजर दिया जाए तो वो साथ साथ दोनों तरह की चीज़ें बनी रह सकती हैं। तो जो इकहरेपन का जो बहुत बड़ा संकट आ रहा है उससे हम बच सकते हैं। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए उस इकहरेपन से अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए ये बड़ा टेढ़ा काम है, पर वो किया जा सकता है। और मैंने अपने आसपास भी ऐसे कुछ उदाहरण देखे हैं कि स्कूल में होते हुए पढ़ते हुए हिंदी भी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं थी उनमें मज़ा नहीं आता था, पर उसके बाद जो है आगे पीछे कभी, जैसे मैं अपनी बेटियों की भी बात करूँ, कुछ कोई अच्छी कविता दुष्यंत की या राजेश जोशी की या किसी की भी कुछ पसंद आता है मुझे, केदारनाथ सिंह का, तो उनको भेजती हूँ तो उनको बहुत अच्छी लगती है, सर्वेश्वर की बहुत अच्छी लगती है। वही लड़कियाँ जो स्कूल में उस तरह से कविता को सराह नहीं पा रही थी पर अब वो सराह पा रही हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोजर देने की भी बात है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो ये कि हम कितना उनको शुरू से ही रूबरू करा रहे हैं। अगर हम सोचें कि एक समय के बाद हम करें तो वो मुश्किल काम है। और आपके लिए शिक्षिका के नाते ये और भी चुनौती भरा है, क्योंकि ये सब कुछ हम स्कूल से नहीं उम्मीद कर सकते हैं, ये घर से भी होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता देखे हैं जो कि बच्चों को हिंदी की किताबें ला के दे देते हैं, राजनीतिक दृष्टि से उनको लगता है कि पढ़ना चाहिए भारतीय भाषाएं, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ रहे होते, तो वो कहाँ से बच्चों में रुचि पैदा होगी। हमें बच्चों के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, दोस्त होने का मतलब ये नहीं हम इतना भी डरे कि हम बिल्कुल कुछ न बोले जहाँ हमें कुछ लग रहा है कि वो नागवार हो रहा है, वो हमें करते रहना चाहिए। और एक एक बार की मैं इन्हों से जो सवाल पूछा था उस पर मैं बोलना चाह रही हूँ, हम बच्चों को नहीं सुनते हैं क्योंकि हमें लगता है हम बच्चों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। और गाली पर जो है मेरा ये नज़रिया है कि हम भी तो कई बार ऐसा होता है कि अपने आसपास से कुछ ऐसी अशोभनीय चीज़ें सीखते हैं, वे बच्चों से ही क्यों नहीं करें। और जिसकी ज़बान में गाली आई है वो अंत तक रहेगी। और लेकिन एक बात ये भी है कि गाली का इस्तेमाल अगर मैं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भाषा के लिहाज से विपन्न हूँ, गरीब हूँ। उस बात को मैं अगर मान लीजिए कि एक बच्चे ने गाली दी, क्यों गाली दी, क्या मन में आ रहा था उसके बारे में जिसको गाली दी, तो उसको तुम बयान करो। तो भाषा की विभिन्नता। जी, शुक्रिया।